नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। बजट 2025 में जो भी जीएसटी के चेंजेस हुए हैं वो हम आपको यहाँ पे आज बताने जा रहे हैं। ये चेंजेस हमने ऑलरेडी अपने पोर्टल पे डाल दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे कि चेंजेस क्या कहते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो टैक्स पेयर पे और टैक्स प्रोफेशनल्स पे क्या पड़ेगा। तो आइए लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले चेंज पे। सबसे पहला चेंज जो हुआ है वो हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 एंड सेक्शन 20 ऑफ CGST एक्ट में। ये चेंज जो कहता है वो कहता है ISG के बारे में। दोस्तों ISG आप समझते हैं, ISG का काम होता है कि भाई आगे से कोई सर्विसेज या गुड जो है वो प्रोक्योर करता है ITC कॉमन सर्विसेज जो होती हैं, और उन कॉमन सर्विसेज को आगे पास ऑन कर देता है। जो उसके डिस्टिंक्टिव GST नंबर होते हैं सेम पैन पे, उसको वो पास ऑन कर देता है। तो अभी तक यहाँ पे ISG जो है वो इंटर स्टेट रिवर्स चार्ज को पास नहीं कर पाता था। अब यहाँ पे अमेंडमेंट करके इंटर स्टेट रिवर्स चार्ज को ISG पे भी कर सकेगा और उसको आगे पास ऑन भी कर सकेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लॉ में लिख दिया गया है कि भाई ऐसा ISG अब कर सकता है। दोनों सेक्शन इंटर रिलेटेड हैं, तो मैंने दोनों को एक साथ ही कवर कर दिया है। दूसरा जो चेंज हुआ है वो हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में। यहाँ पे म्युनिसिपल और लोकल फंड की डेफिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है गवर्नमेंट ने, और म्युनिसिपल और लोकल फंड को रिप्लेस करके म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड वर्डिंग जो है वो डाल दी गई है। तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है वो हुआ है सेक्शन 2 में। एक नया क्लॉज जो है 116A और सेक्शन 148A जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बजट में। ये बात करता है उन गुड्स के इवेजन को रोकने के लिए जिसपे जो जीएसटी इवेजन प्रोन गुड्स हैं, यानी कि जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, यानी कि जिन पे ज़्यादा जीएसटी इवेजन हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट उस इवेजन को रोकने के लिए एक नया मैकेनिज्म ला रही है। यानी कि वो गुड्स के ऊपर या तो कोई QR कोड या कोई लेबल या कोई स्टैम्प जो है, इस तरह का कोई प्रोविज़न आएगा, कोई मैकेनिज्म आएगा जो गुड्स के ऊपर ही मैन्युफैक्चरर को और सप्लायर को पेस्ट करना होगा, ताकि उन गुड्स को गवर्नमेंट ट्रैक कर सके और ट्रेस कर सके। तो इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, यानी ट्रैक भी कर सके और ट्रेस भी कर सके। तो प्रोविज़न का मकसद साफ है कि भाई ऐसे गुड्स जिन पे ज़्यादा जीएसटी इवेजन हो रहा है उसके लिए कुछ अलग से प्रोविज़न लाना, ताकि गुड्स को ही हम आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रेस कर सकें। ये प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि ये सिर्फ अभी स्पेसिफाइड गुड्स के लिए आएगा। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो गवर्नमेंट हो सकता है इसको बाकी गुड्स पे भी इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि इससे गुड्स को ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिलेगी गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जो गुड्स में धांधली हो रही है, जो कुछ टैक्स पेयर्स कर रहे होंगे, तभी ये प्रोविज़न लाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, अदरवाइज़ क्यों लाते। तो ये आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित होने वाला है। बाकी गुड्स पे भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है फ्यूचर में। तो ये प्रोविज़न है। साथ ही इस प्रोविज़न के लिए एक अलग से पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस कर दी है कि जो इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी है? 1,00,000 रुपये या 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज़ हायर, यानी कि 1,00,000 तो लगेगी। अगर आपके गुड ज़्यादा के हैं तो 10% ऑफ टैक्स जो है वो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, ना कि 1,00,000 रुपये। और ये जो पेनल्टी है ये इन एडिशन टू एनी अदर लाइबिलिटी अंडर दिस चैप्टर है, यानी कि बाकी जो पेनल्टीज लगनी है वो तो लगेगी, साथ में ये पेनल्टी अलग से लगेगी इस प्रोविज़न के लिए, राइट। दूसरा जो बड़ा चेंज किया गया है वो किया गया है वाउचर्स के लिए। ऑलरेडी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया था 55th GST काउंसिल मीटिंग में कि वाउचर्स को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है कि वाउचर जो है वो ना तो गुड्स माने जाएंगे ना ही सर्विसेज माने जाएंगे। तो दोनों ही गुड्स और सर्विसेज दोनों से ही वाउचर को बाहर कर दिया था। और 12(4) और 13(4) जो है बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की इन केस ऑफ वाउचर। तो जब गुड्स को से ही और सर्विसेज से ही बाहर कर दिया, यानी कि वाउचर को सप्लाई ही नहीं मान रहे, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। इसलिए इन प्रोविजंस को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जब वो सप्लाई से ही बाहर हो गए तो टाइम ऑफ सप्लाई का भी कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि उस वाउचर से जो चीज़ आप परचेज करेंगे, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज आप परचेज करेंगे, वो तो टैक्सेबल रहेगा जैसे कि पहले होता था। बट वाउचर की टैक्सेबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा बड़ा चेंज जो है वो है सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट में। दोस्तों एक जजमेंट आई थी सफारी रिट्रीट की, ऑलरेडी इस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, सब लोग जानते ही होंगे कि सफारी रिट्रीट में क्या डिसीजन आया था कि भाई एक जो सफारी रिट्रीट था उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई। उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाने में जितना भी ITC उसका स्पेंड हुआ वो उसने एक्यूमुलेट कर लिया, और जब उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से उसे रेंटल अर्निंग्स आने लगी तो उस अर्निंग पे जो GST था उससे उसने उस ITC को सेट ऑफ कर दिया।
डिपार्टमेंट को ये मंजूर नहीं था, दोनों की लिटिगेशन हुई, दोनों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सफारी रिट्रीट के हक में फैसला दिया। क्यों दिया? क्योंकि सेक्शन 17(5) में जो वर्डिंग यूज़ की गई थी, सेक्शन 17(5)(d) में वो यूज़ की गई थी प्लांट और मशीनरी, और पूरे एक्ट में बाकी सब जगह जो वर्डिंग यूज़ की गई थी वो की गई थी प्लांट एंड मशीनरी। तो ये एंड और का जो डिफरेंस था, वहाँ पे सफारी रिट्रीट के हक में फैसला चला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे और लिखा हुआ है, प्लांट हो या मशीनरी हो, तो मशीनरी तो है नहीं, ठीक है, जो उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो मशीनरी तो है नहीं। अब ये प्लांट है कि नहीं है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वापस से मैटर हाई कोर्ट रेफर कर दिया था कि ये डिसाइड करने के लिए भी अगर ये इनकी एसेट जो है ये प्लांट में क्वालिफाई हो जाती है तो इनको आईटीसी दे दो। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई ये हमसे गलती हो गई, ये ड्राफ्टिंग एरर है, हमें यहाँ पे और नहीं एंड लिखना था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझ के यहाँ पे लिखा गया है, गवर्नमेंट को आईटीसी देना पड़ेगा। अगर ये और लिखा हुआ है और ये प्लांट में क्वालिफाई हो जाती है इनकी एसेट तो आईटीसी देना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट को बात अच्छी नहीं लगी, गवर्नमेंट को भी बात थोड़ी समझ नहीं आई होगी शायद कि भाई ये क्या हो गया है, तो गलती हो गई, गलती की वजह से कौन खामियाजा इतना भुगतेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसला किया कि नहीं, हम इस डिसीजन को ही ओवररूल कर देते हैं बाय अमेंडिंग दी एक्ट। तो उन्होंने एक्ट में ही अमेंडमेंट कर दी है बजट में कि भाई ये जो और था हम इसको गलती से लिख दिया गया, अब यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं एंड। तो एंड लिखने के बाद और रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो एंड लिखने के बाद ही जजमेंट का कोई फिर इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, जजमेंट जो है वो उसका इफेक्ट भी नील हो जाएगा। अब हम आगे जाते हैं सेक्शन 34(2) पे। सेक्शन 34(2) जो है वो बात करता है क्रेडिट नोट की। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जहाँ पे टैक्स पेयर भी थोड़ा परेशान होने वाले हैं फ्यूचर में, और टैक्स प्रोफेशनल भी परेशान होने वाले हैं। क्यों परेशान होने वाले हैं? देखिए, अभी तक क्या होता था कि सप्लायर ने कोई बिल रेस किया तो वो अपने जीएसटीआर 1 में दिखा देता था, और अगर उसने उस बिल के अगेंस्ट कोई क्रेडिट नोट बनाया तो वो भी अपने जीएसटीआर 1 में दिखा के अपनी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो कम कर लेता था। लेकिन अब इस प्रोविजन के बाद गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी है कि सेलर अपना क्रेडिट नोट आईटीसी जो है वो तभी कम कर सकता है जब बायर उसको एक्सेप्ट कर ले। यानी कि सप्लायर ने अगर कोई क्रेडिट नोट रेज किया, वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी कम करना चाह रहा है, लेकिन अगर सप्लायर उस बायर जो है उसका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सप्लायर उसको कम नहीं कर पाएगा। यानी कि जो कंडीशन लगा दी है कि पहले बायर उसको एक्सेप्ट करे तभी आप उसको क्लेम कर पाओगे। अगर बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर पूरा जीएसटी जो है वो सप्लायर की जेब से जाएगा। अभी तक सप्लायर के हाथ में था कि वो अपनी रिटर्न में जो मर्जी दिखा ले। गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा था कि कुछ बायर जो हैं वो अपना आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहे थे। इधर से सप्लायर ने कम कर दिया, उधर से बायर ने कम किया नहीं, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई बायर रिवर्स करेगा तो ही आप रिवर्स कर पाओगे। सेक्शन 38, यहाँ पे दोस्तों जीएसटीआर 2B की बात हो रही है। बेसिकली ये जो सारा प्रोविज़न है सेक्शन 38 का, ये लाया गया है आईएमएस के लिए। आईएमएस को लीगलाइज करने के लिए जो छोटी मोटी वर्डिंग्स थी, जैसे कि ऑटो जनरेटेड, जीएसटीआर 2B के साथ जो वर्ड लिखा हुआ था ऑटो जनरेटेड, वो इन्होंने सब जगह से हटा दिया है। यानी कि जीएसटीआर 2B को अब ये ऑटो जनरेशन से हटा के बेस्ड ऑन आईएमएस एक्शन जो है उस तरफ लेके जा रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग की थोड़ी हेरफेर की है जिससे कि आईएमएस को लीगलाइज किया जा सके, और आईएमएस पे जो एक्शन लिया जाएगा उसके बेस पे बायर का 2B जनरेट होगा, ना कि ऑटो सिस्टम जनरेटेड। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में पैराग्राफ में हमने लिखा हुआ है कि दीज चेंजेस आर बीइंग मेड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग to provide legal framework in respect of generation of Form GSTR 2B based on the action taken by the taxpayer on the IMS instead of auto generated system by the system। यानी कि ऑटो जनरेटेड आपका 2B जनरेट नहीं होगा, जो IMS में आप डिसीजन लोगे, जो IMS पे आप एक्शन लोगे, उसके बेस पे आपका 2B जो है वो जनरेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की मंशा यहाँ पे साफ दिख रही है कि वो आईएमएस को धीरे धीरे मैंडेटरी कर देंगे। हालांकि अभी कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऑप्शनल है, जैसे कि आप एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑटो एक्सेप्ट में चला जाता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो धीरे धीरे आईएमएस को मैंडेटरी कर दिया जाएगा और उसी के बेस पे आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। देन 2B जनरेट होगा, उसके बाद आप अपना 3B फाइल कर पाएंगे। तो पूरी एक चेन बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगला जो रिटर्न है वो है जीएसटीआर 3B के लिए। यहाँ पे कुछ वर्ड जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे वर्ड क्या ऐड किए जा रहे हैं, एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन।
यानी कि पहले जो वर्डिंग थी वो लिखी थी कि आप अपना GSTR 3B जो है वो फाइल कर सकते हैं विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, बट अब यहाँ पे लिखा गया है एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन। यानी कि यहाँ पे बायर जो अपना जो ITC अपना क्लेम कर रहा है और अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 3B में पे कर रहा है, उसके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है। देखिए, दो तरह की कंडीशन होती हैं। अभी तक जो कंडीशन थी वो मैक्सिमम कंडीशन थी, यानी कि आप उसके बाद नहीं भर सकते, यानी कि ड्यू डेट जिसे हम कहते हैं कि भाई आप ड्यू डेट के बाद अगर भरोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो वो तो पहले ही लिखा हुआ था कि आपको विद इन सच प्रिस्क्राइब टाइम ही भरना है। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगा रहे हैं कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अब आप इसके पहले भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक कंडीशन ये लगा रहे हैं कि भाई आप जब तक आपका 2B जनरेट नहीं होगा तब तक आप 3B नहीं भर पाओगे। तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे लगा रही है, ताकि आपका जो 3B है वो ना तो आप इससे पहले भर पाओ ना उसके बाद भरो। बाद में भर तो सकते हो आप बाद में, बट आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद भी ना भरो और उसके पहले भी ना भरो। जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कंडीशन वो लगा रखी है कि भाई अगर आपका पिछले महीने का रिटर्न फाइल नहीं है तो आप अगले महीने की नहीं कर सकते। 3B से पहले फाइल करने से पहले आपको 1 फाइल करना मैंडेटरी है। तो इस तरह की जितनी भी कंडीशंस हैं तो उसके बाद ही आप अपना 3B जो है वो फाइल कर पाओगे। तो उस तरह की एक कंडीशन यहाँ पे और लगाई जा रही है कि भाई अपना GSTR 2B जो है, जब आपका 2B जनरेट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपना 3B जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे वर्डिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। ये दो सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 112। 107 जो है वो बात करता है अपील्स टू अपीलेट अथॉरिटी, और 112 जो बात करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल की। यानी कि अपील आपको अथॉरिटी में फाइल करनी है तो 107, ट्रिब्यूनल में फाइल करनी है तो 112। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या चेंज किया गया है। यहाँ पे 107(6) की जो प्रोवाइजो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, वो रिप्लेस कर दी है। उसको रिप्लेस करके दो चेंज किए गए हैं। पहला तो किया गया है कि उसमें जो अमाउंट था वो 25% से घटा के 10% कर दिया गया है। यानी कि जो अमाउंट था वो 25 से घटा के कर दिया है 10%। तो एक तो फ़ायदा हुआ टैक्स पेयर को कि भाई पहले जो अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना होता था, ये क्या बात करता है, ये जो प्रोवाइजो थी ये बात करती थी कि आपको अपील फाइल करने से इतना अमाउंट जो है वो जमा कराना पड़ेगा। ये बात करते थे पेनल्टी के अमाउंट के लिए। यानी कि अगर किसी के ऊपर कोई पेनल्टी का ऑर्डर आया हुआ है और उस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं तो उस पेनल्टी का 25% आपको जमा कराना होता था। अब इस अमेंडमेंट के बाद आपको 10% जमा कराना होगा। तो फ़ायदा हुआ टैक्स पेयर का कि 25 से 10 हो गया। लेकिन एक नुकसान भी हुआ है, आपको दोनों चीज़ बताऊंगा, एक फ़ायदा भी हुआ है एक नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा मैंने बता दिया कि जो लोग पहले 25% करा रहे थे वो अब 25% ना करा के सिर्फ 10% कराएंगे। नुकसान क्या हुआ है, जो पहली प्रोवाइजो थी वो जो एप्लीकेबल थी वो थी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 129 के जो ऑर्डर्स थे, यानी कि जो आपके ई-वे बिल के पेनल्टी के ऑर्डर थे सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन आप जो नई प्रोवाइजो देखेंगे तो उसमें सेक्शन 129 की कोई बात ही नहीं की गई है, यानी उसमें किसी भी सेक्शन की कोई बात ही नहीं की गई है। तो उसमें सारी पेनल्टी कवर हो गई हैं। जितनी भी पेनल्टी किसी भी सेक्शन में लगती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। यानी कि कोई भी पेनल्टी का ऑर्डर अगर आपको आता है तो अब आपको 10% जमा करा के ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो उनको नुकसान हो गया, यानी कि 129 वालों को फ़ायदा हो गया और जो अदर देन 129 थे उनको नुकसान हो गया। ऐसी अगर हम 112 की बात करें तो 112 में जो प्रोवाइजो इंसर्ट की जा रही है वो प्रोवाइजो पहले नहीं थी, तो 10% की कोई बात ही नहीं थी। यानी कि ट्रिब्यूनल में अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है और पेनल्टी का ऑर्डर आपके पास आया तो अभी तक आपको कोई भी प्री डिपॉजिट नहीं करना था। बट अब इस अमेंडमेंट के बाद आपको 10% ऑफ पेनल्टी जो है वो डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपनी अपील जो है वो ट्रिब्यूनल में फाइल कर पाएंगे। तो ये दोनों बड़े चेंजेस हैं, इसमें कुछ को फ़ायदा हो गया बट कुछ को नुकसान भी हो गया। लास्ट चेंज दोस्तों, ये इस बजट का लास्ट चेंज है, शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट। यहाँ पे जो शेड्यूल 3 जो बात करता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी। तो इसमें दो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, यानी कि इसमें एक तो ऐसी सर्विसेज जो गुड्स जो वेयर हाउस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। यानी कि अगर आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन अ फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन,
टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। यानी कि आप उसको SEZ टू SEZ या उसको फ्री ट्रेड जोन में ही सब सेल कर देते हैं। वो ना तो एक्सपोर्ट आप कर रहे, ना उसको इंडिया के अंदर आप ले रहे, मतलब इंडिया मतलब जो आपका टैक्सेबल एरिया है उसके अंदर आप ला रहे हैं। यानी कि आपने आउट ऑफ टैक्सेबल एरिया ही उसको सेल कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो उस पर अब किसी भी तरह का कोई भी GST जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई नहीं लगेगा। पहले ये चीज़ लिटिगेशन में थी कि भाई टैक्स पेयर तो पहले भी कह रहे थे कि भाई नहीं लगना चाहिए, कि हमने जब उसको क्लियर ही नहीं करवाया अभी तक इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, तो उस पर टैक्स क्यों ले रहे हैं, हालांकि डिपार्टमेंट नहीं मान रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिटिगेशन में लोग थे उनका फ़ायदा हो गया कि भाई जो लिटिगेशन में तो जो कह रहे थे टैक्स लगेगा ही नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं था, वो ऑलरेडी लिटिगेशन में चल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि भाई हाँ नहीं लगेगा, हम किसी तरह का कोई टैक्स आगे से नहीं लेंगे। तो जिनकी लिटिगेशन चल रही थी वो तो आराम से निकल जाएंगे। अब जिन्होंने जमा करा दिया तो उनके लिए ये बुरी खबर है कि भाई जिन्होंने जमा करा दिया तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी टैक्स कलेक्टेड ऑन दीज ट्रांजेक्शन बिफोर द अबव अमेंडमेंट। जैसा कि हमेशा होता आया है कि भाई अगर कोई टैक्स पेयर कोई टैक्स दे दे एक बार गवर्नमेंट को, तो फिर वो वापस नहीं मिलता। अगर गवर्नमेंट अमेंडमेंट भी करती है तो साथ में लिख देती है कि भाई जिसने दे दिया सो दे दिया, वो वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन लोगों का फ़ायदा हो गया जो लिटिगेशन में थे, बट उन लोगों का नुकसान हो गया जिन्होंने गुड फेथ में जमा करा दिया। तो ये GST के इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे। सारे चेंजेस हमने अपने पोर्टल पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, मैंने इस वीडियो में कवर भी कर ली। अगर आपको ये चेंजेस पढ़ने हो डिटेल में तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चेंजेस आप साइट पे जाएंगे, ये देखिए ये चेंजेस हैं सारे, यहाँ पे हमने अपलोड कर रखे हैं। यहाँ से आप सारे चेंजेस जाके पढ़ लीजिएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में आपको सारे चेंजेस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर अभी भी आपको GST से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका बजट से रिलेटेड GST में, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।